Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 20th January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Jallikattu and animal rights. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian culture point of view, also very useful for GS paper 2 Indian polity segment. सबसे पहले समझते हैं जल्लीकट्टू है क्या। देखिए ये एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है और ये मेनली तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है ड्यूरिंग द पोंगल टाइम, यानी कि हाल फिलहाल में जल्लीकट्टू का टाइम आ चुका है क्योंकि हाल फिलहाल में तमिलनाडु के अंदर पोंगल सेलिब्रेट किया गया। जल्लीकट्टू काफ़ी कल्चरली सिग्निफिकेंट माना जाता है तमिलनाडु के अंदर बिकॉज पीपल बिलीव कि दिस स्पोर्ट्स बिलोंग टू द संगम पीरियड। और जल्लीकट्टू में पार्टिसिपेट करने के लिए आज स्पोर्ट्स पर्सन या एज स्पेक्टेटर लोग देश विदेशों से भी आते हैं, यूएस यूके से भी आते हैं जल्लीकट्टू में पार्टिसिपेट करने के लिए। ट्रेडिशनली तो ये मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट रहा है, बट हाल फिलहाल में विमेन का पार्टिसिपेशन या ट्रांसजेंडर्स का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। सो दीज आर बेसिक आइडियाज अबाउट जल्लीकट्टू बुल टेमिंग स्पोर्ट्स। इस फोटो से ही, इस पिक्चर से ही आपको देख करके समझ आ रहा होगा कि कैसे कि जल्लीकट्टू खेला जाता है। बेसिकली बुल थोड़ा बहुत एजिटेटेड फॉर्मेट में उसको रिलीज़ किया जाता है और फिर उसको जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनली जल्लीकट्टू को मैनहुड, इसके अंदर जो लोग भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं वो इसको एक मीडियम की तरह इस्तेमाल करते रहे टू रिफ्लेक्ट देयर मैनहुड। जल्लीकट्टू में वही सारे लोग पार्टिसिपेट करते रहे। ट्रेडिशनली इनको लगता है कि दे आर दैट स्ट्रॉन्ग एंड मैनली इनफ टू टेम अ बुल ऑल्सो। ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू कि इसको काफ़ी कल्चरली सिग्निफिकेंट माना जाता रहा है तमिल कल्चर। बट कंसर्न्स तो हैं ही तमिल जल्लीकट्टू को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी कंसर्न्स ऑफ द स्पेक्टेटर्स एज वेल एज पार्टिसिपेंट्स। साथ ही साथ क्रुएलिटी टू द बुल्स, इसका इशू है क्योंकि बुल को थोड़ा एजिटेट किया जाता है, इरिटेट किया जाता है। कभी कभार तो ऐसे भी खबरें आई हैं कि उसके आंखों में कुछ इरिटेटिंग पाउडर जैसे कि मिर्च वगैरह डाल दिया गया। ये खबरें हैं, कितना सच है कितना झूठ उसको पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, बट उसको थोड़ा इरिटेट किया जाता है, तब जाकर के वो बुल अपने टर्बुलेंट स्टेट में आता है। और फिर उसको टेम करने की जब कोशिश करते हैं पार्टिसिपेंट्स, तो स्पेक्टेटर्स को मज़ा आता है। तो वो वॉयलेंट या अग्रेसिव मोड में बुल को लाया जाता है, उसको एजिटेट करके, इरिटेट करके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस स्पोर्ट्स हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर क्रुएलिटी अगेंस्ट द बुल्स। जल्लीकट्टू जैसा ही स्पोर्ट्स बाकी स्टेट्स के अंदर भी खेला जाता रहा है। फॉर एग्जाम्पल देर इज बुलक कार्ट रेस इन महाराष्ट्र। और इन तरह के स्पोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने केस रजिस्टर किया था अगेंस्ट दीज स्पोर्ट्स कि ये स्पोर्ट्स क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल को प्रमोट करते हैं, इस कारण से इन स्पोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए। सो देयर वाज अ केस इन द ईयर 2014, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज केस। इस जज केस के अंदर जजमेंट सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू ऑफ तमिलनाडु एंड बुलक कार्ट रेस ऑफ महाराष्ट्र को बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस जजमेंट में बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया। ध्यान से समझिएगा कि एनिमल राइट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 21, यानी कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है राइट टू लाइफ, नाउ दिस ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लाइफ ऑफ एनिमल्स आज पर सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट इन दिस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज केस। तो एनिमल्स का भी राइट टू लाइफ, अब आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी है, राइट। सो नाउ इट इज ओपन फॉर फर्दर इंटरप्रिटेशंस कि एनिमल की डिग्निटी किस हद तक प्रोटेक्ट की जानी होगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा है कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है, इट इज नॉट जस्ट अवेलेबल फॉर ह्यूमंस बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स। अब यहाँ पे इस
पर्टिकुलर केस में आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है और आर्टिकल 29 के बीच में भी डिस्प्यूट हुआ। तो बेसिकली इस केस में दो मुद्दों पे चर्चा थी कि क्या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स ऑल्सो और डज इट इंक्लूड ह्यूमंस ओनली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इंक्लूड्स एनिमल्स ऑल्सो। अब इसका सोचिए ना, इम्प्लीकेशन कितना डीप हो सकता है। जो नॉन वेजिटेरियन फूड का कल्चर है उसके ऊपर भी बैन लग सकता है अगर इस पर्टिकुलर जजमेंट को हम लोग एज इट इज अप्लाई करने की कोशिश करें तो, बिकॉज एनिमल्स का भी राइट टू लाइफ है और उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अभी इसको एज इट इज स्ट्रिंजेंट मैनर में अप्लाई नहीं किया जा रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूर है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स एज वेल। दूसरा प्रश्न उठा कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 29 के बीच में ये पर्टिकुलर केस जो है वो डिस्प्यूट रेज करता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 29 गिव्स कल्चरल राइट टू माइनॉरिटीज और जलीकट्टू को एक कल्चर का हिस्सा बताया गया। तो उस हिसाब से जलीकट्टू को प्रिजर्व करना और प्रैक्टिस करना लोगों का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कहा कि नो क्रुएलिटी कैन बी जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ कल्चर। तो कल्चर के नाम पे आप क्रुएलिटी को या राइट टू लाइफ को वॉलेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट प्रायोरिटाइज्ड आर्टिकल 21 ओवर आर्टिकल 29 इन दिस पर्टिकुलर केस। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को काफी क्रिटिसाइज किया गया अलग अलग जगहों पे, और लोगों ने कहा कि तमिल कल्चर और हेरिटेज का हिस्सा है जलीकट्टू, इसको बैन नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो नेटिव ब्रीड्स के कैटल्स हैं उनको प्रिजर्व करने का भी एक जरिया है, क्योंकि जलीकट्टू में पार्टिसिपेट करते हैं, इसी कारण से लोग इनको बढ़िया से ब्रीड करते हैं, इनका केयर करते हैं, रेयरिंग करते हैं, अदरवाइज दे वुड बी सेंट टू द स्लॉटर हाउस। सो जलीकट्टू इज अ वे टू प्रिजर्व नेटिव कैटल ब्रीड्स, नॉट हैरास देम और टॉर्चर देम, ऐसा भी आर्गुमेंट दिया गया। एक पीटी पर्सपेक्टिव से बात याद रखिए कि ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। तो ये कानून बनाया गया था 1960 में एनिमल्स के अगेंस्ट क्रुएलिटी को प्रिवेंट करने के लिए। उसी कानून के अंतर्गत इस बॉडी को बनाया गया है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी ने केस किया था जलीकट्टू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। अब सवाल ये उठता है कि सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जलीकट्टू को बैन कर ही दिया था, तो फिर इस साल कैसे जलीकट्टू प्रैक्टिस किया जा रहा है? तो जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद तमिलनाडु की सरकार ने 2017 में एक कानून लाया, तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जलीकट्टू एक्ट, जिस कानून में उन्होंने साफ साफ लिखा कि जलीकट्टू विल बी अलाउड, विल बी परफॉर्म्ड बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। भारत सरकार ने भी तमिलनाडु की सरकार को सपोर्ट करते हुए जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट है 1960 वाला, उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए और उसको अमेंड करके जलीकट्टू को एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लॉ, कि जलीकट्टू प्रैक्टिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रिवेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स। तो बेसिकली दो अलग अलग कानून लाए गए, यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे, in order to, you may say, find ways around the Supreme Court's judgment। सुप्रीम कोर्ट में फिर इन दोनों ही कानूनों को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया इन दोनों कानून को कि वेदर दे आर इन लाइन विद सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन और नॉट, वेदर दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में फैसला सुनाया कि बोथ दीज लॉज आर कॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दीज अमेंडमेंट्स। दैट मीन्स अब जलीकट्टू प्रैक्टिस किया जा सकता है और उसमें थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस फॉलो किए जाने होंगे एज पर दिस तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जलीकट्टू एक्ट 2017। और जलीकट्टू को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट। तो मतलब अब जलीकट्टू प्रैक्टिस को क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स की तरह नहीं देखा जाएगा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखने वाली बात है वो है आर्टिकल 21 वाली, सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपैंडेड इट्स एम्बिट। उसी पे मैंने प्रश्न दिया है, एट इट इंक्लूड्स नाउ एनिमल राइट्स एज वेल।
Next topic is about Securities Transaction Tax (STT) and the concept of future and option (F&O). This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा आराम से समझेंगे, कुछ और बातें सीखेंगे, फिर करंट कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। देखिए, एक कॉन्सेप्ट सीखिए सबसे पहले जिसका नाम है टॉबिन टैक्स। ये टैक्स पहली बार सजेस्ट किया था जेम्स टॉबिन नाम के इकोनॉमिस्ट ने 1972 में। इसका मेन मकसद था कि शॉर्ट टर्म में जो करेंसी ट्रांजैक्शन किया जाता है विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इन ए वेरी शॉर्ट टर्म टाइम, यानी कि जिसको कहा जाता है स्पेकुलेटिव करेंसी ट्रांजैक्शन, उस पर थोड़ा रोक लगाया जाए। अब ये क्या मामला है स्पेकुलेटिव करेंसी ट्रांजैक्शन इन शॉर्ट टर्म, इसको समझते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस इमेज। मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर है, ये करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। करेंसी मार्केट मतलब डॉलर खरीदा और फिर सही मौका लगा तो डॉलर बेच दिया, यूरोस खरीदा, सही मौका लगा, उसको लगा कि फायदा हो सकता है तो यूरोस को बेच दिया। तो करेंसी मार्केट का इन्वेस्टर है ये। मान लीजिए भारत के अंदर अगर इसने देखा कि $1 बराबर चल रहा है 50 रुपए, हाइपोथेटिकल है, आजकल तो 86 87 तक पहुंच गया है, बस एग्जाम्पल के लिए माना मैंने। अब इसके पास मान लीजिए $1000 है, इसने $1000 भारत के अंदर बेचे और उसके बदले में 50,000 रुपए ले लिए, क्योंकि $1 बराबर 50 रुपए चल रहा है मार्केट में। और जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी सिखाया है, डॉलर और रुपए का मार्केट तो मेनली भारत में होगा, क्योंकि रुपया इज फिएट करेंसी इन इंडिया। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द क्लास। फाइन, 50,000 रुपए ले लिए। अब चूंकि इसने $1000 मार्केट में रिलीज किया, तो भारत के मार्केट के अंदर, करेंसी मार्केट के अंदर डॉलर का सप्लाई बढ़ गया। इस कारण से डॉलर थोड़ा सस्ता होगा। फॉर एग्जाम्पल, डॉलर सस्ता होकर के $1 बराबर हो गया 48 रुपीज। अब जो बाकी लोग जिनके पास डॉलर है, वो जब इसको देखेंगे कि डॉलर सस्ता हो रहा है, तो उनको एक डर लगेगा, एक स्पेकुलेशन करेंगे, वो एक अंदाजा लगाएंगे कि हो सकता है कि भविष्य में डॉलर और कमजोर हो जाए। तो इसके पहले कि डॉलर और कमजोर हो, others who are already holding dollar, they may sell their dollar out of fear that it may further depreciate। तो जिनके पास डॉलर था ऑलरेडी, वो भी डॉलर और बेचना शुरू करेंगे। सो चूंकि मार्केट में और सारे लोग डॉलर बेच रहे हैं और रुपए खरीद रहे हैं, तो इस कारण से डॉलर और कमजोर हो जाएगा। दिस इज नोन एज स्पेकुलेटिव मार्केट। स्पेकुलेटिव मतलब अंदाजा, लोगों को लगता है कि भविष्य में और गिर सकता है, इस कारण से लोग पहले ही बेचना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से वो करेंसी और गिरने लगती है। स्पेकुलेटिव करेंसी मार्केट। तो इसके बेचने के कारण $1 बराबर 48 रुपीज हुआ था। नाउ फर्दर स्पेकुलेटिव मार्केट में एक्टिविटीज के कारण $1 माइट बिकम इक्वल टू 40 रुपीज। अब सही मौका देख करके ये क्या करेगा, ये बड़ा इन्वेस्टर है, इसके पास बहुत सारा फंड है, इस कारण से ये मार्केट को एक दो ट्रांजेक्शन से ही पूरी तरीके से डिसरप्ट कर सकता है। नो व्हाट ही विल डू, ही इज हैविंग 50,000 रुपीज। पहले इसने $1000 बेच करके 50,000 रुपए लिए थे। अब ये 50,000 रुपए के बदले में डॉलर खरीदेगा। अब डॉलर का रेट क्या चल रहा है, $1 बराबर 40 रुपए। तो 50,000 रुपए में इसको कितने डॉलर मिल जाएंगे, $1250। सो यू सी, ही इन्वेस्टेड $1,000 एंड नाउ ही हैज गॉट $1,250। इस तरीके से इसने फायदा उठा लिया $250 का, और मार्केट को डिसरप्ट कर दिया, टर्बुलेंट कर दिया। और भी लोग जो हैं वो आउट ऑफ फियर बेच सकते हैं देयर ओन करेंसी, डॉलर एंड ऑल। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है, जिसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, यहाँ तो मैंने छोटा एग्जांपल दिखाया $1000 का, बट समझने के लिए आई होप काफ़ी है कि जो बिग प्लेयर्स हैं हु आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, दे कैन डिसरप्ट द मार्केट, दे कैन डायरेक्ट द मार्केट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जहाँ से उनको और फायदा हो फ्यूचर में। वो पहले मार्केट को गिराएंगे, फिर खुद बेच करके बाहर निकल आएंगे और उससे खुद का फायदा कमा लेंगे, और मार्केट टर्बुलेंट होता रहेगा। तो इस तरीके के एक्टिविटीज पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए जेम्स टॉबिन ने सजेस्ट किया कि जब भी इस तरह के लोग पैसा कमाए फ्रॉम द फॉरेन करेंसी मार्केट, तो उनके अर्निंग के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। फॉर एग्जांपल, दिस पर्सन अर्न $250, तो इसके ऊपर एक टैक्स लगाए सरकार, जिस टैक्स को नाम दिया जाए टॉबिन टैक्स।
ताकि इस तरह की एक्टिविटीज थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो। मान लीजिए कि इस तरह की जो भी अर्निंग हो उस पर सरकार कहे कि हम 50% टैक्स लेंगे, तो अब $250 में से $125 इसको सरकार को देना होगा टैक्स के तौर पे। दिस वाज द आइडिया। से ज्यादा स्पेकुलेटिव मार्केट हो, ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट हो, तो टॉबिन टैक्स को बढ़ा दिया जाए। अभी टॉबिन टैक्स इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इट हैज नॉट बीन अप्लाइड इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर। रीजन बीइंग, इसको अप्लाई करने के लिए अलग अलग देश की सरकारों को आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, बिकॉज हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट trade in one particular country's domain. Here we are talking about cross country currency transactions. ये हो गया टॉबिन टैक्स। अब टॉबिन टैक्स से ही मिलता जुलता, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट भारत के अंदर भी है, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। बट उसको समझने से पहले जरा ये समझिए कि भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर जो शेयर्स या बॉन्ड्स डिबेंचर्स खरीदे बेचे जाते हैं, जिनको कहा जाता है सिक्योरिटी मार्केट, वो सिक्योरिटी मार्केट में कैसे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे करेंसी मार्केट में स्पेकुलेशन काम कर रहा था, यू कैन सी कि सिक्योरिटी मार्केट के अंदर भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज काम कर सकते हो। तो सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी इज अ ब्रॉडर टर्म फॉर ऑल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स। जब शेयर्स खरीदे बेचे जाएं, बॉन्ड्स बॉन्ड्स और शेयर्स में क्या अंतर होता है? शेयर्स के बदले में आप ओनरशिप अपनी कंपनी का देते हैं किसी और को, और बॉन्ड्स के बदले में आप क्या करते हैं? लोन रेज करते हैं। तो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड इज डेट इंस्ट्रूमेंट, उधार ले रहे हैं, एंड शेयर इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या पार्टनरशिप। अब स्पेकुलेटिव मार्केट भी हो सकता है फॉर सिक्योरिटीज, यानी कि बॉन्ड और शेयर्स के अंदर भी स्पेकुलेटिव मार्केट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये इन्वेस्टर है, हर्षद मेहता से रिलेटेड ये कहानी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है। हर्षद मेहता इन्हीं की एक्टिविटीज़ के कारण जाने जाते थे। ये इन्वेस्टर है, इनके पास बहुत सारा फंड है। इन्होंने किसी कंपनी ए के शेयर्स इनके पास थे, इन्होंने उस कंपनी ए के 1,000 शेयर्स बेच डाले। पहले उस शेयर के दाम चल रहे थे ₹100 फॉर वन शेयर। इन्होंने 1,000 शेयर बेचे, तो इसके बदले में इनको ₹1,00,000 मिले। ही सोल्ड, इनके पास 1,000 शेयर्स थे कंपनी ए के, इन्होंने बेच दिए और उसके बदले में इनको ₹1,00,000 मिले, क्योंकि एक शेयर का दाम चल रहा है ₹100। अब चूंकि इन्होंने 1,000 शेयर बेच डाले इस कंपनी के मार्केट में, तो शेयर का दाम गिरेगा। जब शेयर का दाम गिरा, मान लीजिए कि शेयर का दाम, कंपनी ए के शेयर का दाम ₹100 से गिर करके ₹50 पर शेयर हो गया। इतना स्टार्क या इतना शार्प डिक्लाइन नहीं होता है, बट समझने के लिए मैंने बस एग्जांपल दिया है। अब जब शेयर के दाम हो गए ₹50, तो अब ये क्या करेंगे? उसी ₹1,00,000 से इस कंपनी के 2,000 शेयर्स खरीद लेंगे, क्योंकि अब शेयर के दाम हो गए ₹50। फिर से वही यहाँ पे स्पेकुलेशन ही गेम चल रहा है। इस आदमी के पास 1,000 शेयर थे कंपनी ए के, इसने वो 1,000 शेयर्स बेचे मार्केट में और ₹1,00,000 ले लिए। अब कंपनी ए के शेयर्स मार्केट में जब इसने ऑफलोड किए, तो कंपनी ए के शेयर्स मार्केट में हो गए ज़्यादा, जिस कारण से शेयर की वैल्यू 100 से घट करके 90 हुई। अब बाकी लोग जिनके पास कंपनी ए के शेयर्स हैं, वो थोड़ा घबरा गए, करे यार इस कंपनी के शेयर्स के दाम नीचे गिर रहे हैं। दे ऑल्सो स्टार्टेड सेलिंग द शेयर्स। इसी को कहा जाता है स्पेकुलेटिव मार्केट। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पेकुलेशन, सपोज द प्राइस केम डाउन टू ₹50, सो एट ₹50 ही विल अगेन बाई द शेयर्स। बट अब ₹50 एक शेयर का दाम है, तो इसी 1,00,000 के बदले ये अब 2,000 शेयर्स खरीद लेंगे। तो अर्लियर ही हैड ओनली 1,000 शेयर्स ऑफ कंपनी ए, नाउ ही विल हैव 2,000 शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी। लॉन्ग रन में चीजें स्टेबलाइज हो ही जाएंगी। सो सच एक्टिविटीज लीड टू अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस इन द मार्केट, स्टॉक मार्केट। इट कैन लीड टू सिमिलर काइंड ऑफ टर्बुलेंस इन बॉन्ड मार्केट ऑल्सो, जहां पे बॉन्ड्स खरीदे बेचे जाते हैं। स्टॉक एंड बॉन्ड्स टुगेदर दे आर नोन एज सिक्योरिटीज। तो इस तरह की एक्टिविटीज पे थोड़ा रोक लगाने के लिए सरकार लेकर के आई सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कि जब भी शॉर्ट टर्म में आप बॉन्ड्स या शेयर्स खरीदोगे बेचोगे, तो खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स देना होगा सरकार को, विच इज नोन एज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो क्या होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स? वेन एवर सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के लिए याद करो, मैंने आपको क्लास में सिखाया है P notes. Derivative instruments are those who derive their values
from some other underlying assets. I hope you are able to recall it from the class. So, whenever securities, which is of multiple types, shares, bonds, derivatives, are purchased or sold, तो शेयर मार्केट से कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को एक छोटा सा अमाउंट टैक्स के तौर पे सरकार को देना होता है, जिसको कहा जाता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज कलेक्टेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज. जो मार्केट है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वही कलेक्ट करेगा और वो सरकार को दे देगा. तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और टॉबिन टैक्स कॉन्सेप्ट वाइज सेम है, बिकॉज बोथ ऑफ देम एम एट कर्बिंग टू मच स्पेकुलेशन, बट फंडामेंटली वो डिफरेंट भी हैं, क्योंकि टॉबिन टैक्स इज एम्ड एट curbing speculative currency market, while security transaction tax is aimed at curbing speculative securities market. वहां जाकर के दोनों अलग हो जाते हैं. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और टॉबिन टैक्स में अंतर यहां दे रखा है हमने. वो वही बात है, टॉबिन टैक्स को अप्लाई करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, जबकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नेशनल लेवल पे सरकार चाहे तो अपने लेवल पे ला सकती है. अच्छा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में तो अलग अलग सिक्योरिटीज खरीदे बेचे जाते हैं, शेयर्स, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स एंड ऑल. तो सबके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रेट अलग अलग है. अब रेट आपको देखने की जरूरत नहीं है, बट बस इतना ध्यान रखिए कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. अब करंट न्यूज पे आते हैं. तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से जो भी कलेक्शन भारत सरकार ने किया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, it is about 75% more as compared to the collection in previous year. तो मुद्दा यह है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से खूब कमाई हुई है सरकार की इस साल. पिछले साल अगर 25,000 करोड़ की कमाई हुई थी, तो इस साल अभी तक 44,000 करोड़ की कमाई हो गई है. ये क्या बताता है? ये बताता है कि लोग आजकल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट, अपना फंड वहां लगा रहे हैं. अब इसी आर्टिकल में यह भी लिखा है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर रेट बढ़ा दिए थे. पिछले साल अक्टूबर महीने से ही रेट बढ़ा दिया था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में, स्पेशली ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन सिक्योरिटीज. तो इसके बावजूद भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अंतर्गत कलेक्शन बढ़ा है, डिस्पाइट इंक्रीज्ड रेट ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन. तो इससे ये समझ आता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में आजकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो थोड़ा समझते हैं कि क्यों फ्यूचर एंड ऑप्शन पे उन्होंने बढ़ाया टैक्स रेट. क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन देखने को मिल रहा था. अब अगले पेज पे एक बार देख लेते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होता क्या है. थोड़ा ये भी समझ लेते हैं. आई होप अभी तक आपको बात समझ आ रही है. पहले मैंने आपको सिखाया टॉबिन टैक्स, फिर सिखाया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. अब मैंने कहा कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अंतर्गत कलेक्शन बढ़ा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रेट बढ़ा दिया था सरकार ने. किस चीज के ऊपर? फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड के ऊपर. तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होता क्या है? देखिए, अभी शेयर मार्केट इज नॉट दैट इजी या सिंपल. इजी तो अलग बात है, सिंपल कि आपका मन हुआ तो आज ही बेचा, आज खरीदा, ये तो है ही. आपका मन हुआ तो एक शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो तो ऑप्शन है ही. बट देयर आर मेनी अदर काइंड्स ऑफ ट्रेड ऑल्सो. उसमें से एक ट्रेड होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे दो एंटिटीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि भविष्य में किसी एक पर्टिकुलर डेट पे हम कुछ शेयर्स खरीदेंगे एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि मैं आपसे रिलायंस के शेयर्स खरीदूंगा 15 मार्च को एट ए रेट ऑफ 1 शेयर फॉर ₹1250. ठीक है, एट अ रेट ऑफ 1 शेयर फॉर ₹1250. तो इसको कहा जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वेयर देयर इज ए लीगल अग्रीमेंट टू बाई एंड सेल स्टॉक्स और बॉन्ड्स, यानी कि अलग अलग सिक्योरिटीज एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि बोथ पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो जो डिटरमाइंड डेट है एंड जो डिटरमाइंड रेट है, उस पे हम लोग ट्रांजेक्शन करना ही होगा. तो इस कारण से जो रिस्क है वो हाई है, बट बोथ पार्टीज के लिए वो रिस्क है, क्योंकि किसी को फायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है. हो सकता है कि तब तक रिलायंस के शेयर्स के दाम सच में बहुत ऊपर चले जाएं, 1750 हो जाए, जबकि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 1250 में.
तो उस केस में बेचने वाले को नुकसान, और मान लीजिए गिर करके हो गए 750 और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 1250 में, फिर खरीदने वाले को नुकसान। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, बट विथ वन मेन डिफरेंस, कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बायर होता है उसके पास ऑप्शन रहता है कि खरीदने वाले डेट के दिन वो चाहे तो खरीदे, नहीं तो नहीं भी खरीद सकता है। मींस द बायर रिटेन्स द राइट ऑफ बाइंग या नॉट बाइंग, यानी कि बायर के लिए इट इज नॉट ऑब्लिगेशन कि प्री डिटरमाइंड डेट पे उसको खरीदना ही है, दैट इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर को खरीदना ही खरीदना है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बायर चाहे तो खरीद सकता है, नहीं तो नहीं भी खरीद सकता। तो इस कारण से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर का रिस्क काफी कम हो जाता है, उसको अगर नुकसान होता हुआ दिखेगा तो नहीं खरीदेगा। बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर को एक प्रीमियम देना पड़ता है, यानी कि जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं उसी टाइम में बायर पार्टी को एक प्रीमियम देना पड़ता है सेलर को, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन बायर नहीं खरीदेगा खरीदेगा तो प्रीमियम का नुकसान हो सकता है बायर को। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में भी सिखाऊंगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी हो सकता है, साथ ही साथ कमोडिटीज के लिए भी हो सकता है, गोल्ड में या फिर राइस वीट, इन सब का भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा टॉबिन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। हिंट्स भी मैंने दे रखा है, पूरा समझा भी दिया है, पहले आप खुद अटेम्प्ट करें एंड देन यू कैन रीड द हिंट्स। नेक्स्ट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी? यू सी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, लेजर मतलब क्या होता है? हिसाब किताब रखने का एक सिस्टम। लेजर सिस्टम मतलब जहां पे हिसाब किताब रखा जाए, बैलेंस शीट कह सकते हैं आप। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज सच ए टेक्नोलॉजी which aims to maintain data but not in a centralized manner। यहां पे डेटा मेंटेन किया जाता है थ्रू डिफरेंट इनपुट्स गिवन एट डिफरेंट लेवल। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर दिन भर में कितना का माल आया, कितना का माल गया, ये इनपुट एक आदमी नहीं देगा, चार अलग अलग इंप्लॉइज अपने अपने लैपटॉप से वो इनपुट देंगे। मान लीजिए चारों देंगे कि 2 लाख का सामान आया, 1 लाख का सामान बिका, 2 लाख का सामान आया, 1 लाख का सामान बिका, 2 लाख का सामान आया, 1 लाख का सामान बिका। जब चारों सेम इनपुट देंगे, इनपुट मैच कर जाएगा, तो फिर ये डेटा स्टोर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से चार लोग अलग अलग या 10 लोग अलग अलग जब डेटा देते हैं और वो डेटा मैच हो जाए तो फिर डेटा स्टोर हो जाता है। इस तरीके के टेक्नोलॉजी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है जो अपने तरफ से डेटा इनपुट करती है। यहाँ पे गड़बड़ी के चांसेस ज़्यादा हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में, यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं, करप्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में फ्रॉड या करप्शन के केसेस कम हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, भारत के अंदर लैंड रिकॉर्ड सिस्टम में भारत सरकार अपने हिसाब से पोर्टल पे डालती है कि इस ज़मीन का ओनर ये है, और इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे डालते हैं उसी पोर्टल पे एक्सेस करके कि इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ। जब दोनों मैच कर जाता है तो लैंड ओनरशिप टाइटल जो है वो दे दी जाती है। इस्टोनिया इस्टोनिया के अंदर ई गवर्नेंस सिस्टम में क्या किया जा रहा है कि सिटीजन से रिलेटेड जो भी डेटा है, आपका घर, एड्रेस, ये वो, इनकम, आपने पिछले कितना टैक्स भरा है, वो सरकार अपने लेवल पे मेंटेन करती है, इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे मेंटेन करते हैं। जैसे दोनों मैच हो जाता है वो डेटा को अपडेट कर दिया जाता है। तो दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट सेगमेंट। हेल्थ केयर में अप्लाई किया जा रहा है। आप अपने रिलेटेड हेल्थ के जितने भी आपके डेटा हैं वो भरिए, और आपका जो डॉक्टर है वो भरेगा। जब दोनों मैच हो जाए, इसके लिए एक ऐप बनाया गया, माई क्लिनिक ऐप, तो वो डेटा जो है अपलोड हो जाता है। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज ए वाइडर टर्म। इसके अंदर मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके से हो सकती है। वन ऑफ द वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, जो मैंने लास्ट महीने आपको सिखाया था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन एंड ऑल। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ दो लोगों के बीच में, तो तीन अलग अलग लेवल पे उस ट्रांजैक्शन को लोग ऑथराइज करते हैं। अब तीनों अलग अलग लेवल पे अगर लोगों ने ट्रांजैक्शन को ऑथराइज कर दिया और तीनों लोगों ने सेम ही ऑथराइजेशन दिया है, देन ए न्यू ब्लॉक
is created which registers या records that particular transaction and that block is now retained like this। और इस तरीके से हर एक ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर होता रहता है। इसको हम लोग कह सकते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है in order to record transactions in some private digital currencies like Bitcoin and all। क्योंकि Bitcoin and Dogecoin इनको रेगुलेट करने के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट तो है नहीं, तो उनके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक ट्रांजैक्शन को 3 अलग अलग लेवल पे ऑथराइजेशन किया जाता है, और तीनों ऑथराइजेशन अगर सेम तरीके से हुआ तो ए न्यू ब्लॉक इज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। और इस तरीके से हर एक ट्रांजैक्शन का डेटा मेंटेन होता है इन ए डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। तो आप कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी which is used for many purposes. One of the purpose is to record transactions in private digital currencies. And blockchain technology is one of the type of distributed ledger technology. Distributed ledger technology could be of different manner, but one of the distributed ledger technology है blockchain technology. So blockchain technologies are distributed ledger technologies, but not all distributed ledger technologies are blockchain technologies. अब current application पे आते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी मतलब बॉडी क्रिएटेड विद अ लॉ इन ऑर्डर टू मेक पॉलिसीज फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्टर। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मेन जिम्मेदारी है अमंग्स मेनी कि वो रेगुलेट करे अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन, यूसीसी। ये टेक्निकल नाम है फॉर स्पैम कॉल्स एंड स्पैम मैसेजेस। स्पैम जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन भाषा में, उसको यूसीसी कहा जा सकता है, अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। इसको रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज नाउ गोइंग टू यूज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। मतलब अगर 8-10 लोगों ने एक पर्टिकुलर नंबर को स्पैम की तरह रजिस्टर कर दिया कि भाई ये स्पैम है, तो वो नंबर स्पैम के अंतर्गत रिकॉर्ड हो जाएगा, और आगे से उस नंबर से कभी भी किसी और को कॉल आएगा तो पहले ही दिख जाएगा आपको कि दिस इज ए स्पैम नंबर, यू शुड नॉट बी पिकिंग अप दैट नंबर। So this is the news. News is simple कि TRAI is going to use distributed ledger technology to register spam। इसके अंतर्गत हम और आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अगर ट्रू कॉलर पे हम स्पैम अगर रजिस्टर कर देते हैं, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मैनर में कोई एक पर्टिकुलर नंबर को हम लोग स्पैम डिक्लेयर कर सकते हैं, और इससे आने वाले जो कॉल हैं अननोन इंसान को, उसको पहले ही समझ आ जाएगा कि ये एक स्पैम नंबर है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन, उसके बेसिस पर मैंने प्रश्न दिया है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कलारीपट्टू, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कलारीपट्टू एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है विच इज originated or which has originated in Kerala. It is considered to be about 3000 years old. तो ये भी काफ़ी significant माना जाता है as far as Kerala culture is concerned. It is derived from two Malayalam words, kalari means battlefield and payattu means fight। तो battlefield fight है कलारीपट्टू, ओल्ड मार्शल आर्ट टेक्निक है ये। न्यूज में क्यों है? क्योंकि कलारीपट्टू को 38 जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर, इसी महीने शुरू होंगे, जनवरी महीने में, और 38 नेशनल गेम में कलारीपट्टू को कंपटीशन लिस्ट में नहीं रखा गया है। इट हैज़ बीन मूव टू डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन, यानी कि थोड़ा बहुत डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा लेकिन उसका कंपटीशन नहीं होगा। पिछले बार तक कलारीपट्टू वाज पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बट दिस ईयर इट हैज़ नॉट बीन। तो इसको लेकर के काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है। जो कलारीपट्टू फाउंडेशन है उसने क्रिटिसाइज़ किया है कि इससे तो आगे भविष्य में एथलीट्स कलारीपट्टू को प्रैक्टिस करेंगे नहीं, और कलारीपट्टू इतना इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर को लेकर के, इट मस्ट बी देयर इन नेशनल गेम्स, ऐसा कलारीपट्टू फाउंडेशन का कहना है। कलारीपट्टू के ऊपर यूपीएससी ने साल 2014 में प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा था। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। छोटा सा टॉपिक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देख लीजिए। टॉपिक नंबर 5, प्लैनेट पैरेड। तो प्लैनेट पैरेड वो सिचुएशन होता है जब 3-4 प्लैनेट एक साथ अलाइन हो जाएं और एक लाइन में दिखना शुरू कर दें ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो इसको कहते हैं हम लोग प्लैनेट पैरेड। इट्स अ सिचुएशन व्हेन सेवरल प्लैनेट्स of our solar system are visible in the night in the same line या same arc, तो फिर हम लोग कहते हैं planet parade। Recently 4 of our planets of our solar system, Venus, Saturn, Jupiter and Mars, formed an arc which could be visible in the night sky, of course with help of telescope। तो हम कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में हमें रेयर फिनोमिना ऑफ प्लैनेट पैरेड देखने को मिला। लोकपाल से संबंधित जो प्रश्न था, इसमें पूछा गया कि कौन कौन से इनकरेक्ट है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट सही है।
स्वामित्व स्कीम अगेन पूछा था, इनकरेक्ट, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज होगा। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन अगेन इनकरेक्ट, यहाँ पे पूछा था मैंने, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फंडिंग सरकार नहीं देती। अनीमिया, अनीमिया से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है कि आयरन डेफिशिएंसी मे नॉट बी द ओनली कॉज ऑफ अनीमिया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।